हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी माध्यम का संपूर्ण पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध है। यहां पर आपको एक दो चैप्टर नहीं, बाकी टॉपिक वाइज आपको सभी चैप्टर कंप्लीट कराए जाते हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में। चलिए हम देखते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देखें कि हम इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई यूरोप में समाजवाद क्या है, तो हमने समाजवाद का कॉन्सेप्ट देखा हुआ था। हमने रूसी क्रांति के बारे में भी थोड़ी सी जानने की कोशिश की थी। तो अब इस टॉपिक के अंदर जो अगला वीडियो हमारा होने वाला है, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन का जो युग है वो कैसा है। यहां पर जो समाज में परिवर्तन आया यूरोप में, वो कैसे समाज में परिवर्तन आया। अब पहली चीज तो आप ये जाने कि समाज क्या कहलाता है। आप समझते हैं ना समाज, आप भी समाज में रहते होंगे, हम भी समाज में रहते हैं। समाज का मतलब होता है कि हमारे आसपास की सारी व्यवस्थाओं से मिला हुआ जो समूह है उसको आप समाज कहते हैं। कैसा समूह? समूह का मतलब ये ऐसा समाज जहां आप हैं, आपका घर मकान है, वहां पर होने वाली कुछ क्रियाओं से मतलब कैसा, आपका व्यवहार, आपकी धार्मिक चीजें, आपकी मानसिकता, इन सभी को मिलाकर आपको समाज कहा जाता है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय समाज बिल्कुल यूरोपियन समाज की जैसा है। लोग वैसे ही हैं, लोग बिल्कुल हाड़ मांस के बने हैं, ऐसे ही अपने जैसे होंगे, दो आंखें, दो कान, एक नाक, दो हाथ, दो पैर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यूरोप में जाएंगे तो हमें एकदम 3 सिर वाला आदमी देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। समाज लोग तो हमारे जैसे हैं। घरों में थोड़ी बहुत फर्क होगा, कॉलोनियां रहने का तरीका अलग होगा, उनके जो धार्मिक चीजें हैं वो अलग होंगी, खाने पीने का तरीका अलग होगा, उनके विचार अलग होंगे, उनकी मान्यताएं अलग होंगी और हमारे अलग हैं। तो इन्हीं सब चीजों को मिलाकर बनाया जाता है समाज। और आपने देखा होगा कि समाज में लगातार परिवर्तन होते चले आ रहे हैं। तो ये समाज में जो परिवर्तन होते हैं वो कभी भी एक झटके में नहीं होते हैं। तो हम यही चीज देखने वाले हैं कि यूरोप में जो सामाजिक परिवर्तन का दौर आया या सामाजिक परिवर्तन का युग कौन सा था, कैसे समाज में परिवर्तन हो पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग जो होंगे अपने पापा से बहुत फ्रेंडली होंगे और आपके पापा हो सकता अपने पापा से उतने फ्रेंडली ना हो। उनके टाइम का समाज ऐसा था कि बेटा अपने पिता से गले में हाथ डालकर बात नहीं करता था। जबकि आज का समाज कैसा है कि आपने पापा के गले में हाथ डाला, बोले पापा चलो आज फुल्की खाते हैं। तो ये समाज क्या हो गया कि समाज में ये बदलाव आप देख पा रहे होंगे कि ये बदलाव समाज में ये ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। तो हम ये यूरोप के समाज में बात करने वाले हैं कैसे बदलाव हुए। तो यहां तक बात समझ में आई ना कि हम समाज में कैसे चेंज देखने वाले हैं। समाज में हम चेंज देखेंगे, चेंज के पीछे कुछ घटनाएं होती हैं जैसे वो बदल पाते हैं। तो अब ये वाला जो वीडियो हम स्टार्ट करें तो इसके पहले आप पहला चैप्टर आप याद करो जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। फ्रांसीसी क्रांति में आपने देखा होगा कि फ्रांस में कैसे बदलाव हुए, कैसे आप नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, या दुनिया के लोगों को एक विचारधारा मिल गई थी। फ्रांस की क्रांति से क्या मिला था, ये आपको देखने को मिला था स्वतंत्रता और समानता के विचार। और ये विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे और पूरे यूरोप में लोग स्वतंत्रता और समानता की बात करने लगे। तो क्या आपको यह लगता है कि यार इसके पहले लोगों को स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं थी या समानता के बारे में जानकारी नहीं थी? स्वतंत्रता के बारे में जानकारी कुछ लोगों को थी, क्योंकि आप देखें कि स्वतंत्रता का मतलब क्या, हर एक जगह फ्रीडम का मतलब अलग अलग है, हर एक देश में स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग है। अगर आप राजघरानों में या राजशाही के टाइम पर चले जाएं तो स्वतंत्रता का मतलब आपको अलग देखने में आएगा। कैसा अलग देखने में आएगा? वहां पर आप राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते, यहां पर आप अपनी सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो फ्रीडम में भी बदलाव हुए। तो और पहले जब ये बात जो हम कर रहे हैं वो 18वीं सदी की बात हो रही है, तो आप 18वीं सदी में देखें, आप राजा से तो कुछ सवाल कर ही नहीं सकते। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ, लोगों को स्वतंत्रता वाली भावना या स्वतंत्रता का विचार लोगों के दिमाग में आ गया। अब एक और नाम दिया है जिसको कहते हैं समानता। ये वाली बात से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। कैसे परिचित होंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि आपके समाज में समानता नहीं थी। कई सारे लोगों ने ये बात देखी होगी। जो शहरों में रह रहे होंगे उनको समानता वाली बात का अंदाजा नहीं होगा या असमानता वाली बात का अंदाजा नहीं होगा, उनको लगता होगा सब समान है। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में रहे होंगे या कुछ ऐसे क्षेत्रों में रहे होंगे जहां असमानता होती है, तो आप देखेंगे वो इनबिल्ट है, बताना नहीं पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता, अपने आप वो असमानता समाज में व्यवस्थित हो गई है, जगह ले ली गई है। उन्हीं सब चीजों को
ब्रेक करेंगे, इसी कारण से हम क्या होगा, समाज में बदलाव आना स्टार्ट होंगे। तो वहां पर लोग समानता वाली बात करने लगे। कैसी समानता? क्योंकि अगर राजघराने का कोई है, उसको बहुत आपको इतना प्रेफरेंस देते थे, इतनी तवज्जो देते थे, इतना उसका आदर सम्मान करते थे, भले आप टैलेंटेड हो लेकिन आप रॉयल फैमिली से, राजघराने से नहीं है, तो आपको इतना सम्मान नहीं मिलेगा। तो पूरे यूरोप में क्या हो गया, स्वतंत्रता वाली बात फैल गई कि भाई ये फ्रीडम, हमें फ्रीडम चाहिए। कैसी? कुछ तो हम कमाएं, कुछ हम खाएं, कहीं हम घूमें, कहीं हम जाएं, कहीं हम रहें, इस तरीके की स्वतंत्रता आपको चाहिए थी। अभी तक क्या था कि राजा ने अगर कह दिया कि भाई आप यहां नहीं जा सकते तो फिर आप वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते तो आप फिर वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्तमान में एक देश है जिसको आप जानते भी होंगे कई सारे लोग, नॉर्थ कोरिया। वहां का जो शासक है, आपने देखा होगा, वो किंग जॉन्ग, वो कुछ भी कह देता है कि बोले हेयर स्टाइल मेरे जैसी नहीं कटवा सकते। तो ऐसी तानाशाही थी। लोगों को उस टाइम पर पता चला कि यार ये फ्रीडम होती है और हमें फ्रीडम के बारे में जानना चाहिए, तो ये विचार आया। और वैसे ही समानता के बारे में विचार आया कि समानता भी एक कॉन्सेप्ट है, और समानता सभी समाज, इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब समान है। तो ये विचार पूरे यूरोप में फैल गए। और पूरे यूरोप में जब विचार फैल जाते हैं तो फिर अब एक बात आई कि यार इस क्रांति से हमको मिला क्या। ये विचार तो क्रांति ने, ये विचार दुनिया भर को दिए, केवल यूरोप में नहीं, यूरोप में भी गए, भारत में भी स्वतंत्रता की बातें हुई, भारत में भी समानता की बातें हुई, दुनिया के और देशों में भी स्वतंत्रता और समानता की बातें हुई। तो अब इससे हुआ क्या, तो इस क्रांति से आप देखेंगे कि समाज में अमूल परिवर्तन, अमूल मतलब कुछ सुधारवादी या रेडिकल चेंज, आप तुरंत जो बदलाव समाज में देखेंगे, उन परिवर्तनों की संभावना हो पाई। क्योंकि समाज, दुनिया का कोई भी समाज हो, पूरी दुनिया का कोई भी समाज आप उठाना, कोई समाज शुरू में उदारवादी होता ही नहीं है। उदारवादी का मतलब कि वो किसी भी नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। हमेशा वो क्या होता है, अपनी परंपराओं के हिसाब से चलता रहता है। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप अकेले में बैठे या घर वालों से जब पूछें, तो आप देखना कि जैसे यार आप देखें कि आप अगरबत्ती लगाते होंगे तो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, घुमाते कि नहीं? लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की क्या कि पापा ये गोल गोल क्यों घुमाते हैं? ये क्या है, परंपरा चली आ रही। तो ऐसे कई खराब विचार भी जो थे वो चले आ रहे हैं। गोल गोल घुमाने के पीछे कारण क्या है कि दुनिया गोल है, सब कुछ शून्य है। जब आप पैदा हुए थे तब भी कुछ नहीं था, जब आप मर जाएंगे तब भी कुछ नहीं है। इसलिए आप अगरबत्ती लगाकर सुबह शाम ये बताते हैं कि दुनिया जीरो है, हमारे मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा, और हम जब आए थे तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं था। तो अब आप देखें ऐसे ही कई सारे विचार बन गए हैं, जैसे छुआछूत वाला विचार मान लो, या और कुछ। तो क्या हो गई, रूढ़िवादी परंपरा, जो पुराने लोग हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो इस क्रांति से मिला क्या, इस क्रांति से ये हुआ कि यूरोपीय समाज में अब कुछ आमूल परिवर्तन होने की संभावना लगने लगी कि अब क्या होगा, कुछ समाज में बदलाव हो सकते हैं, कि इनने इस बदलाव का सूत्रपात या नींव भर दी कि भाई अब बदलाव धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। तो उस टाइम पर हम 18वीं सदी का फ्रांस का जो समाज देखें, 18वीं सेंचुरी का, 18वीं सदी का फ्रांस का समाज देखें, तो फ्रांस का समाज भी जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, वहां पर भी आप देखेंगे कि दो ग्रुपों में ये बटा हुआ था। एक एस्टेट्स कहलाते थे और श्रेणियां कहलाती थी। इन दो ग्रुप में आप बटा हुआ देखेंगे। तो ये तो जन सामान्य हो गए, लेकिन जो समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता थी, ताकत की जो बात करें, वो ताकत किसके पास थी? वो ताकत केवल कुलीन वर्ग और चर्च के नियंत्रण में हुआ करती थी। अगर समाज कैसा था, हम आप जैसे सामान्य आदमी दो कैटेगरी में बट गए, जिसको क्या कह रहे हैं, स्टेट्स और श्रेणियां। लेकिन अगर ऊपर की कैटेगरी में बात करें, जो ताकतवर या जो पावरफुल लोग हैं, समाज की जो आर्थिक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, वो किसके हाथ में है? वो कुलीन वर्ग कहलाता था। वहां पर जो उच्च वर्ग था, पैसे वाले या बड़े लोग जो थे, उनको कुलीन कहते थे, या फिर चर्च का नियंत्रण हुआ करता था। ये आपको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिल रही थी। तो अब इससे क्या हुआ कि अब इस क्रांति के बाद ये लगने लगा कि जो ये सामाजिक संरचना है, फ्रांस के समाज में स्टेट्स और श्रेणियां हैं, और आप कुलीन वर्ग और चर्च का सत्ता पर और समाज पर जो नियंत्रण देख रहे हैं, उसमें बदलाव की संभावना लगने लगी। ये इस क्रांति के द्वारा हमें यहां पर मिलने लगा। क्लियर ये बात? अब देखना आप अगला कि अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये हो जाएगी तो क्या होगा, अब कानाफूसी होने लगती ना कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसे, जैसे बस एक दूसरे गॉसिप करना, बातचीत करना। तो क्या हो गई, चर्चा छिड़ गई। कैसी चर्चा छिड़ गई? चर्चा छिड़ गई पूरे यूरोप और एशिया में चर्चा छिड़ गई इस क्रांति के बाद, क्योंकि इस क्रांति ने आपको स्वतंत्रता और समानता का कॉन्सेप्ट दे दिया था। तो वहीं से अब ये आ गई कि भाई जब स्वतंत्रता होगी तो आपके कुछ व्यक्तिगत अधिकार होंगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि आप कहीं घूम पाए, कहीं जा पाए, तो आपके कुछ व्यक्तिगत अधिकार होंगे। तो उन व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप
स्वरूप कैसा हो, इसकी बात चढ़ गई। लोग चर्चा करने लगे, पंचायत लगा के 4-4 लोग बैठ गए, क्यों भैया कैसा रहेगा, ऐसा करें तो समाज में इस बार कैसा करना है, राजा कैसा होना चाहिए, कैसा, ऐसे लोग बैठ के चर्चा नहीं करते। जैसे अभी आप देख रहे हो कि चुनाव का दौर चल रहा है, तो लोग बैठकर चौपाल पर इकट्ठे हो जाते हैं और बात करते हैं कि भैया किसकी लहर चल रही है। तो ऐसे ही चर्चाएं होने लगी, चर्चा छिड़ गई कि व्यक्तिगत अधिकारों का स्वरूप कैसा हो और सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण किसका हो, ये बातें होने लगी। ये पूरे यूरोप और एशिया में बातें हो रही थी। जब यूरोप और एशिया में बातें हो रही थी, तो एशिया में बात थी, तो भारत भी किसका हिस्सा है, एशिया का। तो भारत में भी इस क्रांति की चर्चा होना स्टार्ट हो गई। तो भारत में 2 लोग इस क्रांति को लेकर आए, या इस क्रांति की बातों को लेकर आए, या उन बातों का उल्लेख किया। वो 2 लोग कौन है? एक व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय और दूसरे व्यक्ति का नाम है डेरिजियो। अब आप इन दोनों लोगों के नाम तो आपने सुने होंगे। राजा राम मोहन राय वो हैं जो भारतीय समाज व्यवस्था के समाज सुधारक कहलाते हैं। इन्हें भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और भारत में पत्रकारिता के पिता भी इनको ही कहा जाता है। भारत में जो सती प्रथा चलती थी, उस सती प्रथा पर रोक लगवाने के लिए या उस सती प्रथा को बैन करवाने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्ति ये थे। और जो डेरिजियो हैं, इनके द्वारा बंगाल के अंदर आप देखेंगे कई सारे समाज सुधार के काम किए गए। हेनरी विवियन डेरिजियो, इनका आप नाम देखेंगे। तो इनके द्वारा भारत में क्या किया गया कि फ्रांसीसी क्रांति की घटना या उसका वर्णन भारत में करना स्टार्ट कर दिया गया। तो अब भारत में भी ऐसी चर्चा हो गई, लेकिन हम तो भारत देख नहीं रहे, हम तो यूरोप का देख रहे हैं। ये तो यहां पर आ गया कि भारत में भी ऐसी बात हुई, तो फिर ये वाली चर्चा भी अपन ने कर ली यहां पर। अब क्या हुआ यहां पर कि आप देखेंगे जो समाज है, जैसे मान लो कि मैं और आप इस बात को मान गए कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन समाज का पूरा वर्ग, मतलब पूरा समाज या समाज के सभी लोग एक झटके में तैयार नहीं होते कि बदलाव होना चाहिए। आप अपने घर में कई बार बदलाव करने की कुछ कोशिश करते होंगे, तो आपके घर के पूरे मेंबर एक बार में तैयार नहीं हो। आप कभी खाना खाने जाते होंगे बाहर, तो उसमें होटल को लेकर डिस्प्यूट हो जाता होगा, नहीं यहाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ एकदम से तैयार नहीं होते होंगे। फिर आपको 2-3 घंटे लगेगा, आप बताएंगे उसकी फायदे के, बोले वहां ये है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा समय लगने के बाद पूरा परिवार आपका तैयार हुआ कि नहीं ठीक है वहां चलते हैं। तो ऐसे ही जब यूरोप का समाज का परिवर्तन हो रहा था, तो आप ये मानिए कि कैसे सभी लोग तैयार हो जाए, तो नहीं हो पाएंगे। तो सभी लोग तो तैयार नहीं थे, सभी पक्ष तैयार नहीं थे, सबके अपने अपने तर्क थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो, क्योंकि उनको आदत नहीं थी, धीरे धीरे बदलाव हो, एक बहुत आराम से बदलाव हो, ताकि बहुत ऐसा व्यवस्था में असर ना पड़े, पुराने लोगों को कोई एकदम से ठेस ना पहुंचे। जैसे आप गांवों के अंदर आप देखें कि यार एकदम से व्यवस्था में परिवर्तन करते तो चर्चा होने लगती ना, तो उनका कहना था धीरे धीरे बदलाव करें। और एक ग्रुप ऐसा था जो बदलाव चाहता था, और चाहने के साथ क्या चाहता था कि समाज में जो सुधारवादी संगठन है या समाज में जो आमूल पुनर्गठन किया जाए, समाज को दोबारा से व्यवस्थित करके बनाया जाए, ऐसे कुछ लोग थे। तो इनमें अपने अपने पक्ष रखने वाले लोग भी हमने देखे, वो अपने अपने पक्ष रखने वाले लोग या अलग अलग पक्ष में बात करने वाले लोग, जिनने अपने समाधान दिए, अलग अलग पक्षों ने अपने समाधान दिए। जो कुछ लोग व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो रूढ़िवादी लोग जो पुरानी परंपरा को चालू रखना चाहते थे। जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे लेकिन थोड़ा आराम से चाहते थे, एकदम से बदलाव नहीं चाहते थे, उनको उदारवादी कहा गया। और जो एकदम से परिवर्तन चाहते थे, है ना, जिनको रेडिकल कहा गया या अमूल परिवर्तनवादी कहा गया, ये तुरंत व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। तो ये आप देखेंगे जब यूरोप के समाज में परिवर्तन की बातें आई या हम समाज को परिवर्तित करने लगे या ये दौर चला, तो वहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग बन गए। कुछ परिवर्तन चाहते थे, कुछ बिल्कुल नहीं चाहते थे और कुछ तुरंत चाहते थे। अब ये विचारधाराओं का आपस में टकराव भी कई बार होगा, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी यूरोप में धीरे धीरे समाज में क्या हो गया, परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। ये बात समझ में आई ना कि यहां पर तो अब जो ये रूढ़िवादी, उदारवादी और जिनको आप रेडिकल कह रहे हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। क्या होते हैं रूढ़िवादी, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, परिभाषा लिखने को आ गई तो हम वो भी देखेंगे। उदारवादी की परिभाषा क्या होगी हम वो भी देखेंगे, और रेडिकल की परिभाषा क्या होगी हम वो भी देखेंगे। तो यहां पर ये हमने यहां पर देखा कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में कैसे कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का वहां पर क्या रोल रहा, समाज में परिवर्तन हुआ तो किस किस प्रकार के लोग रहे। तो हमें ये 3 प्रकार के लोगों का समूह मिल गया, जिसको रूढ़िवादी, उदारवादी और अमूल परिवर्तनवादी कहा। तो अब हम इनको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मैग्नेट ब्रेन्स आप देख रहे होंगे, आपको ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम
सभी स्टेट बोर्ड्स का और एनसीईआरटी की बुक्स आपको यहां पर एकदम फ्री मिलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप मैग्नेट ब्रेन पर ले पाएंगे, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन और ये वीडियो सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और वीडियो सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे सेशंस को लाइक करना है, जो भी छोटे छोटे वीडियो आते हैं या जो भी सेशंस लिए जाते हैं उनको आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लगे हैं। थैंक यू।